पहली रसोई में बिना चूल्हे के खाना बनाकर देवरानी ने जीता सबका दिल। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। छोटी चाची आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपका लहंगा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर कल सुबह मैं अपना ये लहंगा तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम इसे पहनना। नहीं, इसको नहीं, मुझे देना, मैं पहनूंगा आपका लहंगा। मेरे दोनों ही बच्चे पागल हैं, इनकी बातों का तो कोई सर पैर ही नहीं होता है। नहीं जेठानी जी, बच्चे तो काफी अच्छे हैं, काफी क्यूट है इनकी बातें। अच्छा भाभी चलिए, गृह प्रवेश की रस्म खत्म हो गई है, अब आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। हाँ बहू, तू जा फटाफट आराम कर ले, फिर कल तेरी पहली रसोई की रस्म भी है। और हाँ, सुबह समय से उठ जाना बहू। जी मैं समय से उठ जाऊंगी। दूर खड़ी प्रियांशी अपने पति अतुल से कहती है, देखिए जी, कल देवरानी जी की पहली रसोई है। ये सब देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए। आपको याद है कैसे मैंने इस घर में अपनी पहली रसोई की थी? हाँ भाई, सब याद है मुझे। तुम्हारा हर एक मोमेंट इस घर का मुझे याद है। और रही तुम्हारी पहली रसोई की बात, तो मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। आखिर तुमने इतनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, जिसे खाकर तो हम लोग खुशी से पागल हो गए थे। अब देखो, कल तुम्हारी देवरानी अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाती है। ये तो पहली रसोई का खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अभी तो पहली रसोई की रस्म की बहुत सारी तैयारी करनी है। अनुराधा अपने कमरे में। अनुराधा चलो, अब तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें सुबह जल्दी भी उठना है। इतना कहकर रमेश तो गहरी नींद में सो जाता है, वहीं अनुराधा खुद से बातें करती हुई, देखना कल मैं अपनी पहली रसोई का खाना इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कल मैं शाही पनीर, मटर पनीर, दाल मखनी, पुलाव, पूरी, रायता, हलवा, खीर, गुलाब जामुन सब कुछ बनाकर रख दूंगी, जिससे मेरी पहली रसोई में सब इम्प्रेस हो जाएंगे। अब खुद से बातें करती हुई अनुराधा कुछ ही देर में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले हाथों में गुलाब के फूलों की पन्नी, रंगों की थाली, फूलों की माला लेकर रसोई के बाहर खड़े होकर, देखो हम सब तो बहुत ज्यादा थक गए, इसलिए मैं और तुम्हारे पिताजी आराम करने जा रहे हैं। तुम लोग मिलकर बहू की ये रसोई अच्छे से सजा देना, ताकि उसे अपनी पहली रसोई करने में बहुत अच्छा महसूस हो। हाँ, सही कहा संध्या ने। रसोई ऐसी सजनी चाहिए कि बहू रसोई में घुसते ही खुश हो जाए। इतना कहकर संध्या और शंभू वहाँ से चले जाते हैं। भाभी मैं रसोई के बाहर रंगोली बना देती हूँ, आप अंदर जाकर गैस को गुलाब के फूलों से सजा दीजिए। और बड़े भैया आप रसोई के दरवाजे पर फूलों को टांग दीजिए। अब अतुल रसोई के दरवाजे पर फूल सजाने लगता है, वहीं माधुरी रसोई के बाहर रंगोली बनाती है, जिसके बाद प्रियांशी गुलाब के पत्तों से गैस को सजाने लगती है। थोड़ी देर बाद, लो भाई, अब देवरानी जी की पूरी रसोई सज कर तैयार हो गई। अब इंतजार है कल उनकी पहली रसोई का। चलो अब हम लोग भी आराम कर लेते हैं। अगले दिन सुबह अनुराधा नहा धोकर अपनी पहली रसोई के पास आती है, जहाँ पूजा की थाली लेकर उसकी जेठानी प्रियांशी खड़ी होती है। ओह माय गॉड, रसोई को कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये रंगोली किसने बनाई है? कितनी खूबसूरत रंगोली है। भाभी जी, रंगोली मैंने बनाई है। रुकिए, मैं फोन का कैमरा ऑन करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ऑन हो गया कैमरा। अब मैं आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप रसोई के अंदर आइए। अनुराधा धीरे धीरे चलकर रसोई के अंदर आती है, जहाँ वह गैस को गुलाब के पत्तों से सजा देखकर और खुश हो जाती है। माँ जी, जेठानी जी, ये रसोई के चूल्हे को किसने सजाया? ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। सचमुच आप लोगों का ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। देखना, अब मैं आप लोगों को अपनी पहली रसोई का बहुत ही लाजवाब खाना बनाकर खिलाऊंगी। मम्मी जब मेरी शादी होगी तो मुझे भी छोटी चाची की तरह से सजी हुई रसोई पर खाना बनाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी मिलेगा। चल बहू, अब तू अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर ले। वैसे तो तेरी जेठानी ने अपनी पहली रसोई के खाने में बहुत ही कमाल का व्यंजन बनाया था, जिसे खाकर हम लोग बहुत खुश हो गए थे। अब आज कई सालों बाद तू इस घर में अपनी पहली रसोई कर रही है। अब देखते हैं तू हमारा दिल जीत पाती है या नहीं। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों का दिल जीत ही लूं। ये लो अनुराधा, पूजा की थाली। गैस की पूजा करके अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर दो। चलो मैं भी चलती हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब अपने आप तुम अपनी पहली रसोई की रस्म करो। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ बहू। भाभी मैं भी जा रही हूँ, पर मैं अपना ही कैमरा ऑन करके जा रही हूँ। यहाँ मैंने इस कैमरे को रसोई के मेज पर रख दिया। यहाँ से आपकी पहली रसोई की पूरी वीडियो अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। सबके जाने के बाद अच्छा हुआ सब लोग चले गए, वरना अगर ये सब लोग मेरे आसपास होते तो मैं तो नर्वस होने के कारण कुछ भी ठीक तरीके से नहीं बना पाती। अब अनुराधा चूल्हे की पूजा करके लाइटर से गैस ऑन करती है। कई बार लाइटर चलाने के बाद भी गैस ऑन नहीं होती। अरे ये गैस को क्या हो गया? ये गैस जल क्यों नहीं रही है? अनुराधा अपने हाथों से सिलेंडर को उठाती है।
अरे ये सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठ गया, इसका मतलब इसमें गैस ही नहीं है, तो खाली है। अब क्या करूं? जेठानी जी ने तो कहा है कि वो मेरी मदद नहीं करेंगी, और अगर अभी एजेंसी से सिलेंडर मंगाया तो ना जाने कब सिलेंडर आएगा, मैं कब लगाऊंगी और कब मेरी पहली रसोई का खाना बनेगा। इससे अच्छा मैं बिना चूल्हे के ही अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ। पर मैं क्या बनाऊं? बिना चूल्हे के क्या ही बन पाएगा। चलो फ्रिज में देखते हैं क्या है और क्या नहीं। अनुराधा परेशान होती हुई फ्रिज को खोलती है। फ्रिज में तो दही, दूध, पनीर, स्प्राउट्स, ब्रेड, बटर, खीरा, गाजर, बहुत कुछ है। एक काम करती हूँ, दही से दही ब्रेड, दूध दही से ठंडाई और पनीर से पनीर चाट, पनीर मिक्स वेज चाट, स्प्राउट, सैंडविच जैसी चीजें बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब अनुराधा कच्ची सब्जियों को बारीक काट कर सैंडविच बनाती है, स्प्राउट्स बनाती है और पनीर चाट, पनीर मिक्स वेज चाट, दही ब्रेड बनाकर तैयार कर लेती है। स्प्राउट, सैंडविच, पनीर चाट, पनीर मिक्स चाट, दही ब्रेड तो बन गया। अब इन सब के लिए धनिया पुदीने की चटनी भी पीस लेती हूँ। उसके बाद फ्रूट चाट, फ्रूट कस्टर्ड भी बनाकर रख लूंगी। अब अनुराधा मिक्सी में धनिया और पुदीना की चटनी पीसती है। उसके बाद वह फ्रूट्स को काटकर फ्रूट्स चाट, फ्रूट्स दही डालकर फ्रूट कस्टर्ड बनाकर तैयार कर लेती है। फ्रूट चाट, फ्रूट कस्टर्ड, चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। एक सेकेंड, ये अलमारी पर क्या रखा हुआ है? अरे ये तो काजू बादाम किशमिश है, साथ ही सूखा मेवा भी है। इन सबको भी मेवा के साथ पीस कर स्वाद अनुसार चीनी डालकर मैं इनके ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना सकती हूँ। अब अनुराधा अपना दिमाग लगाती है और सभी ड्राई फ्रूट्स को मेवा के साथ पीस कर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू पल भर में बनाकर तैयार कर लेती है। इसके बाद वह रूह अफ़ज़ा, सत्तू, नींबू पानी जैसे ठंडे शरबत भी बनाकर रख लेती है और कुछ देर बाद वह अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना देकर मन ही मन हैरान होते। वहीं अनुराधा नर्वस होती है कि न जाने बिना चूल्हे के बने हुए ये व्यंजन उसके ससुराल वालों को पसंद आएंगे कि नहीं। भाई वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू ने। छोटी चाची, आपने दही सैंडविच तो बहुत अच्छा बनाया है। छोटी चाची, मुझे तो आपके हाथ के बने हुए शरबत बहुत अच्छे लग रहे हैं। भाभी, आपने अपनी पहली रसोई का खाना तो बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाया, मतलब सब कुछ डिफरेंट। ज्यादातर हमने यही देखा है कि दाल मखनी, पूरी, पुलाव, पनीर, यही सब कुछ फीमेल अपनी पहली रसोई के खाने में बनाती, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही डिफरेंट खाना बनाया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, काफी यूनिक स्टाइल में अपनी पहली रसोई की है अनुराधा ने, बिल्कुल फायर फ्री। लगता है आग पर खाना बनाना पसंद नहीं है अनुराधा को। खैर जो भी हो, खाना बना बहुत ही अच्छा है। अब सब देवरानी जी की तारीफ ही करते रहोगे या उन्हें उनकी पहली रसोई के नेक भी दोगे? ये लो देवरानी जी, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई के नेक में ये गोल्ड का नेकलेस, और बहू मेरी तरफ से तू ये खानदानी कंगन रख। ये 4 कंगन थे, 2 कंगन इसी तरह मैंने तेरी जेठानी को भी दिया था उसकी पहली रसोई पर, अब ये 2 कंगन तू रख। इसी तरह कई तरह के नेक से अनुराधा को नवाजा जाता है। तभी कुछ देर बाद हॉल में खड़ी प्रियांशी अपनी देवरानी से कहती है, अच्छा देवरानी जी, आपने बताया नहीं कि आपने अपनी पहली रसोई का खाना बिना चूल्हे के कैसे और क्यों बनाया? तभी वहां पर अपने हाथों में फोन लेकर आती हुई माधुरी, मैं बताती हूँ, मेरे इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। दरअसल पहली रसोई के दौरान छोटी भाभी का रसोई में सिलेंडर खत्म हो गया था, जिस वजह से उन्होंने समय को बचाते हुए अपनी पहली रसोई का खाना बिना चूल्हे के भी बना लिया। तभी वहां आती संध्या ये सब सुनकर, वाह क्या बात है, छोटी बहू के हुनर की तो दाद देनी पड़ेगी। बिना किसी की मदद लिए छोटी बहू ने बिना चूल्हे के अपनी पहली रसोई का खाना इतना स्वादिष्ट बना लिया। क्या बात है देवरानी जी, मतलब सच में आपकी शक्ल पर मुझे एक शिकंज भी नहीं दिखाई दी कि आप इतनी परेशानी के साथ अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर ले आई हो। सच में आप काबिल तारीफ हो देवरानी जी। मुझे आप लोगों का प्यार और मेरे खाने के प्रति आप लोगों की ये खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा, मेरी मेहनत रंग लाई। इसी तरह अगले दिन जब संध्या अपनी रसोई में सिलेंडर लगवाती है, इसके बाद अनुराधा फिर से अपने ससुराल वालों को तरह तरह के पकवान चूल्हे पर बनाकर खिलाती है। क्या बात है देवरानी जी, मतलब बिना चूल्हे का खाना तो आप बनाती ही हो स्वादिष्ट, लेकिन आज तो आपने ये चूल्हे पर खाना बनाकर भी हम लोगों का दिल जीत लिया। मुझे तो लगता है कि अब मुझे कुकिंग क्लास अपनी देवरानी से ही लेनी चाहिए। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे मैं आपको भी खाना बनाने में एक्सपर्ट कर दूंगी जेठानी जी। सुबह के 6 बज रहे थे, जहां नदी किनारे आशा का पूरा परिवार खाट बिछाकर सो रहा था, पर छोटी बहू विधि गर्मी से परेशान खुजली करती हुई खाट पर बैठी बैठी नींद की झपकियां ले रही होती है। तभी पास के एक घर में एक नया परिवार अपना सामान लेकर आता है, जिसमें से उनकी बहू निशा सभी को बाहर नदी किनारे सोता देखकर कहती है, ये लोग अभी भी घर के बाहर नदी के पास होते हैं और बहुओं को भी सुलाते हैं। कैसे लोग हैं, ये नहीं कि इतनी गर्मी में एक एसी या कूलर लगा लो, पर नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में बाहर सो रहे होंगे और क्या। अरे बहू तू उन्हें छोड़, बाहर बहुत गर्मी और अंदर चल। बिल्कुल सही बोला माँ आपने। इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ घर में जाती है, जहां पूरा परिवार मिलकर घर की सफाई करता है और कुछ देर में एसी चलाकर हॉल में ही बैठ जाता है।
माँ कितनी गर्मी है ना, एसी चलाने के बाद आराम मिला। जहां मॉडर्न परिवार एसी में राहत पा रहा था, वहीं नदी के पास सही से न सोने की वजह से बार बार विधि को नींद आ रही थी। बहू सारी रात मच्छर मार रही थी क्या, जो पोछा लगाते बार बार झपकियां ले रही है। माँ जी रात में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बेचारी विधि सही से सो नहीं पाई, पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने समझा दिया है। अच्छा किया जो समझा दिया, क्योंकि ये इसका मायका नहीं ससुराल है। चलो दिवाकर, काम के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर अमित और दिवाकर काम के लिए चले जाते हैं। तो वहीं कुछ देर में आशा अपनी नई पड़ोसन के घर अपनी दोनों बहुओं को लेकर जाती है। गृह प्रवेश की पूजा में जहां एसी की ठंडी हवा खाकर दोनों बहुओं को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब विधि और निकिता तकिया चादर लेकर बाहर जा रही होती है तो विधि कहती है, दीदी आप यहाँ हर साल बिना एसी कूलर के कैसे सोती है? मेरे तो मायके में कूलर लगा था, इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता था, और यहाँ तो ये सब नदी किनारे खुले में सोते हैं, जहाँ नदी की बदबू और गर्मी बहुत है। मुझसे नहीं सोया जाता ऐसे बाहर। ससुराल में थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर माँ जी से बात करती हूँ, अगर उन्होंने कहा तो हम छत पर चलेंगे सोने। रात को निकिता बाहर आती है, जहां अमित और दिवाकर अपनी माँ के साथ नदी किनारे खाट पर सो रहे होते हैं। निकिता अपनी सास को उठाकर बात करती है, जिसके बाद आशा अपनी दोनों बहुओं के साथ छत पर सोने चली जाती है। यहाँ सो जाओ, यहाँ गर्मी नहीं लगेगी। देख कितनी अच्छी हवा चल रही है। जब प्राकृतिक इतनी अच्छी हवा चल रही तो एसी कूलर की क्या ही जरूरत। सदियों से लोग खुले हवा में ही सोते आ रहे हैं, ये एसी तो आजकल के लोगों के चोचले हो गए हैं। अपनी सास के सामने विधि और निकिता कुछ नहीं बोलती और चुपचाप गद्दा बिछाकर सोने की कोशिश करती हैं, पर छत पर भी उन्हें मच्छर काटते हैं, जिस वजह से विधि को नींद नहीं आती। और पहली बार विधि के साथ निकिता को भी सुबह उठने में देरी हो जाती है और उनके उठने से पहले छत पर दिवाकर और अमित आते हैं और उनको अब तक सोता देख चिल्लाने लगते। भाभी विधि, आप दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? सूरज सिर पर चढ़ा आया है और इनको तो कोई होश ही नहीं है। माफ करना, आज आंख ही नहीं खुली। चलो विधि। अब सब नीचे आते हैं, तभी विधि कहती है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, छत पर सोने गए थे, मच्छरों ने सोने नहीं दिया, अभी अभी आंख लगी थी इसलिए उठ नहीं पाए। मैं तो कहती हूँ घर में एसी ना सही, ये कूलर ही ले आते हैं। देखिए ना, हमारी जो नई पड़ोसन आई है उसके घर में एसी लगा है। 2 दिन पहले गृह प्रवेश की पूजा थी तो देखा मैंने। बहू दूसरों की देखा देखी बंद करो, वो तो मॉडर्न लोग हैं, पर हम जमीन से जुड़े लोग हैं, समझी? विधि के इतना कहने पर ही आशा गुस्सा हो जाती है। साथ ही दिवाकर और अमित भी मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन दोनों बहुएं देखती हैं कि उनकी पड़ोसन के घर में एक और एसी लग रहा है। हाँ भैया, इस एसी का पाइप भी यहीं रख दो, घर के बाहर नदी में ही जाएगा एसी का पानी। अरे तुम दोनों इतनी धूप में खड़ी क्या देख रही हो? अंदर आ जाओ, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। दीदी माँ जी मार्केट गई हैं, कोई नहीं घर में, कुछ देर के लिए चलते हैं ना, एसी की हवा भी खाने को मिलेगी। विधि के जिद करने पर निकिता उसके साथ निशा के घर जाती है, जहां वो लोग ठंडी ठंडी एसी की हवा में बैठते हैं और काजल उन सभी के लिए चाय और नमकीन लेकर आती है। मैंने देखा तुम रात भर सो नहीं पाती। जब मैं यहाँ पहले दिन आई थी तो बेचारी विधि नींद की झपकियां ले रही थी। कैसे ससुराल वाले हैं तुम्हारे, तुम कुछ बोलती नहीं हो क्या? क्या ही बताएं, कुछ बोलो तो सब नाराज हो जाते हैं। देखा ही होगा तुमने आज सुबह कैसे हम पर भड़क रहे थे सब। ये तो बहुत गलत है। अच्छा हम चलते हैं, हमारी सास आती होंगी, अगर उन्होंने हमें घर में नहीं देखा तो फिर गुस्सा करेंगी। वैसे भी उन्होंने हमें तुमसे दूर रहने को कहा है। अब आशा के आने से पहले निकिता और विधि अपने घर आ जाती है, पर उन्हें इतने पसीने आते हैं कि उनसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। और अब इस तरह जब भी घर में कोई नहीं रहता तो वो दोनों निशा के घर एसी में जाकर बैठ जाती। ऐसे ही एक दिन नदी किनारे विधि उल्टी कर रही थी। दीदी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दीदी अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। बाहर इतनी गर्मी हो रही है और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम घर के बाहर बैठी हो। मेरे घर में आ जाओ, कितनी बार बोला है ना कि जब घर में कोई ना रहे तो मेरे घर आ जाया करो। तुम्हारे घर वाले तो एसी कूलर लगवाने से रहे, बिल जो भरना पड़ेगा। हाँ मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही, तुम मेरे घर आकर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर कमरे में जाकर सो जाना। शांति के कहने पर विधि और निकिता निशा के कमरे में जाते हैं और एसी की हवा खाते हैं, जहां उन्हें बहुत आराम मिलता है। और थोड़ी देर में निकिता सो भी जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और एक रात जब अमित और दिवाकर अपनी माँ के साथ घर के बाहर खाट लगाकर सोने लगते हैं तो अचानक से बारिश हो जाती है और वो लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर में आते हैं। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, नदी का पानी बढ़ गया तो पानी घर में भी आने लगेगा। एकदम से ठंडा मौसम हो गया, आज तो हम सब घर में ही सोएंगे। अब कहाँ से ठंडा मौसम हो गया, विधि की तबीयत खराब है, ऊपर से बारिश और गर्मी।
बहू, तुम्हारी जुबान तो उस मॉडर्न बहू की जुबान की तरह चल रही है। मेरे पीठ पीछे कहीं उससे दोस्ती तो नहीं कर ली? मना किया ना उसके साथ रहने से? आशा की बात सुनकर निकिता आगे कुछ नहीं बोलती और पूरा परिवार दरवाजा खोल हॉल में सोता है, जहां गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। वहीं अमीर परिवार 2 एसी में चैन की नींद सो रहा था, जिन्हें ना बारिश का पता और ना गर्मी का एहसास होता है। वहीं आशा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, एक तो बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और अंदर इतनी गर्मी लग रही है। बहू, तुम दोनों, हम तीनों माँ बेटे को हाथ पंखे से हवा करो ताकि हम सो सके। वैसे भी इस पंखे का चलना न चलना तो बराबर है। आशा के कहने पर विधि और निकिता सारी रात उठकर दिवाकर, अमित और आशा को हाथ का पंखा करती है, जिस वजह से वो खुद नहीं सो पाती और सुबह बारिश होने की वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है। अब जब भी पानी में लहर उठती, गंदे पानी का छींटें घर में आती, जिससे दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और अब घर के बाहर पोछा लगाते हुए कहती हैं, एक तो मैं सारी रात सो नहीं पाई, ऊपर से इतनी गर्मी और बार बार गंदे पानी की छींटें घर में आ रही है। नदी का पानी कितना गंदा हो चुका है, कितनी बदबू आ रही है। देखो दीदी, नदी के किनारे कितना कूड़ा जमा है। अब हम कर भी क्या सकते हैं विधि? जल्दी से काम खत्म करके निशा के घर चलते हैं। क्योंकि दोनों बहुएं सारी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए वो आराम करने के लिए निशा के घर जाती हैं। पर उनकी गैर मौजूदगी में आशा घर आती है और अपनी बहुओं को न देख निशा के घर जाती है और एसी में बैठी अपनी दोनों बहुओं पर भड़कने लगती है। अच्छा, तो तुम दोनों की दोस्ती इस मॉडर्न से हो ही गई है। तभी मैं कहूँ, मेरी जो बहुएं मेरे सामने मुंह नहीं खोलती थी, आज उनकी इतनी जुबान कैसे चल रही है? आंटी जी, सोच समझ कर बोलिए, ये आपका नहीं हमारा घर है और आपकी बहुएं अगर आपसे कुछ कहती हैं तो क्या गलत कहती हैं? इतनी गर्मी हो रही है और आप हैं जो इतने पुराने ख्यालात लेकर बैठी हुई हैं। तुम अपनी बातें अपने पास रखो और बहुओं, तुम तो घर चलो। आशा दोनों बहुओं को अपने साथ घर लाती है और घर आकर काफी भला बुरा कहती है। कुछ देर बाद रात को फिर से दिवाकर, अमित घर के बाहर सबके साथ नदी के पास घाट लगाकर सोने लगते हैं, पर बदबू की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। बारिश के बाद नदी का पानी कितना गंदा हो गया है। नदी के पास इतना कूड़ा जमा हो गया है कि सांस लेना भी मुश्किल है। हम तो छत पर जा रहे हैं सोने, आप सब नीचे सो जाओ। इतना बोलकर दोनों भाई छत पर सोने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें मच्छर सोने नहीं देते और नींद पूरी न होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। माँ, बहुत बेचैनी हो रही है, सिर भी दर्द से फटा जा रहा है, कुछ करो माँ। गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। हमारे घर में ना तो कूलर है और ना ही एसी। मैं निशा से बात करके आती हूँ, कुछ देर आप दोनों उसके घर में आराम कर लो तो अच्छा लगेगा। निकिता और विधि अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपने पतियों को जबरदस्ती निशा के घर ले जाती है, जहां एसी में पूरे दिन सोने के बाद वो लोग अपने घर आते हैं और घर आते ही उनके पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग विनोद के घर जाते हैं। भाई साहब, अपनी माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, पुरानी सोच तो हमारी भी थी जो हमने अपनी बीवियों की नहीं सुनी। आपके घर आज एसी में आराम करने से पता चला कि समय कितना बदल गया है। चलो, आपको एहसास तो हुआ कि पहले के और अब के जमाने में बहुत फर्क है। पहले नेचुरल हवा थी, पर अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों का एसी लगाना जरूरी है। पर उसे भी हिसाब से चलाया जाए तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा और हम भी। बेटा, इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आते हैं। हमने कभी एसी लगवाया नहीं तो तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम हमारे घर में एसी लगवा देते तो अच्छा रहता। जो आशा विनोद और उसके परिवार से नफरत करती थी, आज वो उसी से मदद मांगती हैं और ये देख दोनों बहुओं को काफी अच्छा लगता है। बहुत जल्द विनोद अपनी तरह उनके घर में एसी लगवाने से उनकी मदद करता है और इस तरह दोनों परिवार के बीच दोस्ती हो जाती है। और आशा भी अपने बेटों के साथ घर के बाहर नदी के पास न सोकर पूरा परिवार एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोता है।